हाय एवरीवन। सो प्रियम्बल का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा ब्रॉड मैंने कुछ डिटेल में मेंशन किया है लेक्चर में, तो आप कोशिश करिएगा कि आप ऐसे ही जो नोट्स हैं उस तरीके से आप रिवाइंड करके वीडियो को देख सकते हो और लक्ष्मीकांत में भी टिक कर सकते हो, बिकॉज वो उसी तरह से मैंने जो पॉइंटर्स में नोट्स बनाए हैं। क्योंकि अगर आप क्योंकि प्रियम्बल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस प्रियम्बल से आते ही हैं और उसके अलावा एडिशनली डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं प्रियम्बल से। मैं सजेस्ट करूंगी आपको कि आप लेक्चर अच्छे से देखिए और जो भी आपको उसमें चेंजेस लगते हैं कि आपको उसमें करना चाहिए या कुछ एड ऑन है या फिर आपको अच्छा लग रहा है, मैं आपकी हेल्प कर पा रही हूँ, तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज mention in the comment box so that I will feel motivated, and the initiative which I have taken will help lots of people. I'm getting the messages, but please mention in the comment box as well. Till then, thank you so much and study hard. This preamble portion is really important. आप इसे बहुत अच्छे से करिए religiously. Thank you. Hi everyone. So preamble part is very important and सो प्रियम्बल से हमेशा ही क्वेश्चंस आते हैं, चाहे यूपीपीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो, दोनों में ही काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशन का, बिकॉज स्टार्टिंग ही प्रियम्बल से होती है। तो कुछ भी रेफरेंसेस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट अगर कहीं पे स्टक हो जाती है तो वो प्रियम्बल का रेफरेंस लेती है। सो लेट्स स्टार्ट द प्रियम्बल। प्रियम्बल स्टार्ट कैसे होता है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में स्टार्टिंग में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो प्रियम्बल उसका पार्ट नहीं था। काफी सारे केसेस आए सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद जो भी मॉडिफिकेशंस हुए उसके बाद प्रियम्बल को ऐड किया गया। सो हियर आई एम डिस्क्राइबिंग अबाउट प्रियम्बल। प्लीज मेक ईच एंड एवरी पॉइंट। अगर आपको लक्ष्मीकांत है आपके पास तो मैं शो करती हूँ आपको एक बार। सो लक्ष्मीकांत में प्रियम्बल कुछ इस तरह से दिया हुआ है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए हुए हैं ताकि जब भी आप रिवीजन करो तो आपको अपनी बुक के साथ साथ अपने खुद के नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, बिकॉज एंड मोमेंट पे हम पूरी बुक रिवाइज नहीं कर सकते हैं। जो भी कुछ पॉइंटर्स हैं फटाफट से आप जो भी जैसे 4, 5, 6 बार 7 बार कम से कम भी नहीं तो लोग रिकमेंड करते हैं कि आपको 10 बार एटलीस्ट रिवीजन करना है अपना। तो इसी तरह से दिया हुआ है कि प्रियम्बल का जो भी बैकग्राउंड है, उसके अलावा इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रियम्बल हैं, उसके अलावा जो लैंग्वेज है प्रियम्बल की, प्रियम्बल लिया कहाँ से गया था, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि प्रियम्बल के जो सोशल उसके जो भी मीनिंग्स हैं, सोशल, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, उसके जो भी मीनिंग्स है वो सारे कुछ दिए हुए हैं। जैसे यहाँ सोवरेनिटी दिया हुआ है, उसके बाद सोशलिस्ट दिया हुआ है, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर। सो ये सारी चीजें दी हुई हैं। ये आप इजीली 1 by 1 इसका जो भी मीनिंग देखेंगे और उसके बाद उसको रिवाइज करोगे तो अपने खुद से आप नोट्स बनाइए। दैट विल हेल्प यू एट द टाइम ऑफ रिविजन। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रियम्बल है क्या? सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रियम्बल, और आप कह सकते हो कि प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है प्रियम्बल को, एंड इट कंटेन्स समरी और एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो किसी भी देश का जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो तो उसमें स्टार्टिंग में जो समरी दी जाती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल की फॉर्म में दी गई है। इसमें जितने भी जो भी लैंग्वेज है उसका एसेंस है या फिर आप कह सकते हो नेचर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका पता हमें चलता है। सो सबसे पहले एन ए पालकीवाला, ही इज एन एमिनेंट ज्यूरिस्ट। उन्होंने जो प्रियम्बल था या ही वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, उन्होंने सबसे पहले प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड बोला था, कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड। एंड उसके अलावा अगर हम बात करते हैं स्टार्टिंग में जो उसका फॉर्म था प्रियम्बल का, प्रियम्बल वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑन 13th December 1946। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पास किया था। उसके अलावा हम बात करते हैं जो पास हुआ था प्रियम्बल, पास्ड इन 22 जनवरी 1947। तो ये डेट काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि क्रोनोलॉजिकली आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, आपको क्रोनोलॉजिकली के बेसिस पे पूछे जाएंगे। उसके अलावा अगर आप बात करते हो प्रियम्बल इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेस पे ही प्रियम्बल का फॉर्मेशन हुआ था। उसके अलावा जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थे, कुछ चेंजेस हुए या कुछ वर्ड्स ऐड हुए थे। सो
बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में 3 वर्ड्स एडेड, दैट इज सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड ऐड हुए थे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया कि स्टार्टिंग में जो भी प्रीएम्बल की फॉर्म थी उसमें कौन कौन से वर्ड्स थे और बाद में कौन कौन से वर्ड्स ऐड किए गए, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से वर्ड्स ऐड हुए थे। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, जो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैज अडॉप्टेड फ्रॉम द यूएसए चार्टर एक्ट, एंड वी का जो भी इसकी थीम होती है पर्टिकुलर, जैसे आप कहते हो वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो ऐसा नहीं होगा बिकॉज अगर आप इंडिया में रह के ही इंडिया के बारे में ऐसी बात करते हैं, जैसे बहुत सारे इंसिडेंट्स न्यूज़पेपर में आए हैं, इंडिया तेरे टुकड़े होंगे, अगर वो लोग, बिकॉज ये एक नेशनलिस्ट फीलिंग है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी में हम सब इंक्लूड हो जाते हैं, जितने भी इंडिया में लोग रहते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी स्टेट से हो। वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब है हम भारत के लोग, वो किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को शो नहीं करता, ये एक देश को शो करता है और ये एक प्रॉपर फीलिंग है। तो उसके बेसिस पे हम बात करते हैं, जब भी ये फीलिंग, हम जब भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं, ये फीलिंग हमें तब पता चलती है कि इंडिया की जो वैल्यू है, अभी भी इतने सारे जो भी बहुत सारी इमरजेंसी सिचुएशन कह सकते हो, जैसे यूक्रेन का वॉर हुआ अभी रशिया से, सो इंडियंस, आप वहां से जाके पूछिए, इतने सारे इंटरव्यूज आ रहे हैं न्यूज चैनल पे, तो उनसे जाके पूछिए कि इंडिया की जो वैल्यू है या फिर अपने देश में आने के लिए लोग कितना ज्यादा तड़प रहे थे, और इंडियन गवर्नमेंट ने और इंडियन आर्मी ने, सबने इतना ज्यादा, इंडियन एयरफोर्स ने, सबने इतना ज्यादा सपोर्ट किया, और वहां से इवैक्यूएट करने में यूक्रेन से और यहाँ तक लाने में जो भी एफर्ट लगे, इट इज कमेंडेबल। तो ये सारी चीजें होती हैं कि जब भी हम अपनी कंट्री के बारे में बात करते हैं तो एक नेशनलिस्ट फीलिंग आ जाती है। सो वी डिनोट्स दैट द नेशनलिज्म, और यू कैन से दैट इज द फीलिंग फॉर कंट्री। उसके अलावा पीपल ऑफ इंडिया इज, इट शोज दैट कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। सो पीपल ऑफ इंडिया का मतलब हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया के लोगों द्वारा बनाया गया है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन गेट्स इट्स अथॉरिटी बाय द पीपल ऑफ इंडिया। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया के लोगों द्वारा या भारत के लोगों द्वारा ही अथॉरिटी प्रोवाइड एक्वायर करती है। सो अगर हम बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रीएम्बल, सो प्रीएम्बल रिवील्स 4 इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंपोनेंट्स। सो 4 कंपोनेंट्स हैं या फिर आप इंग्रेडिएंट्स कह सकते हो प्रीएम्बल ऑफ इंडिया के। सब फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज सोर्स ऑफ अथॉरिटी, एंड सोर्स ऑफ अथॉरिटी इज द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है। उसके अलावा नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, जो इंडियन स्टेट का नेचर है वो शो होता है इन 5 वर्ड से: सोवरीन, संप्रभुत्व, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सो ये 5 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसका जो भी है 1 बाय 1 हम मीनिंग जानेंगे। उसके अलावा अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई करता है, स्पेसिफाइज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को शो करता है। और अगर हम प्रीएम्बल की बात करते हैं तो वी हैव अडॉप्टेड द प्रीएम्बल, दैट इज ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट किया था। सो दिस इज ऑल अबाउट द इनिशियल थिंग्स। नाउ लेट्स गो टू द डिटेल्ड मीनिंग ऑफ एवरी वर्ड: सोवरीन, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सो सोवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुत्व, यानी कि इंडिया संप्रभुत्व है अपने जितने भी डिसीजंस लेने के लिए, चाहे वो इंटरनल डिसीजन हो या फिर एक्सटर्नल डिसीजन हो। सो इंडिया इज सोवरीन, इंडिया इंडिपेंडेंट है अपने डिसीजंस लेने के लिए। उसके अलावा बात करते हैं इंडिया इज फ्री विद इन इट्स पॉलिटिकल बाउंड्रीज। चाहे अगर हम बात कर सकते हैं जैसे वैक्सीनेशन का था, सो इंडिया अपनी जो भी इंडियन टेरिटरी में जितने भी लोग हैं उसको वैक्सीनेट अभी कराती है, या फिर अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग जैसे भी जो भी अरेंजमेंट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग कराती है। उसके अलावा विद इन पॉलिटिकल बाउंड्रीज जो भी चेंजेस होते हैं, इंडिया सोवरीन है उसके लिए कि इंडिया खुद से डिसीजन लेके और अपनी पॉलिटिकल बाउंड्रीज में इंटरनली कुछ भी चेंज कर सकती है, नया स्टेट बना सकती है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नली भी इंडिया डिसीजन ले सकती है किस कंट्री के साथ ट्रेड करना है, किस कंट्री के साथ नहीं करना है। उसके अलावा इंडिया इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनी टेरिटरी फॉर मेकिंग एनी डिसीजन।
and it is free to conduct its own affairs both internal and external. So it is showing that internal external affairs के लिए या जो भी treaties होती हैं उसके लिए इंडिया सोवरीन है, इंडिया अपने डिसीजंस खुद ले सकता है. बट बिकॉज ऐसा नहीं होता कि आप जो चाहो वो कर सकते हो. जैसे अभी रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ तो ऐसा नहीं था कि रशिया चाह रहा था कि हाँ अगर न्यूक्लियर वेपन वगैरह सब डाल दे, बिकॉज देर आर सम लिमिटेशंस. यूनाइटेड नेशंस के लिमिटेशंस कह सकते हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कह सकते हो, और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो की बात कर सकते हो, ब्रिक्स की बात कर सकते हो, क्योटो प्रोटोकॉल में जिसमें एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है, साइट्स हैं, बहुत सारी अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं विच इज प्रोवाइडिंग सम रेस्ट्रिक्शंस ऑन द सोवरेनिटी ऑफ एनी कंट्री. सो इंडिया भी बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर है, एंड दैट्स हाउ इट इज showing some restrictions on that. So here I have mentioned every country is sovereign, but there is restriction on UN nation, World Trade Organization, NATO, BRICS, Kyoto protocols, etc. And apart from this, जैसे Commonwealth nations हैं, उसके अलावा अगर हम कॉमनवेल्थ नेशंस की बात करते हैं, इट इज एक्सेप्टेड द ब्रिटिश क्राउन एज द हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ. बिकॉज ये अगर आप कॉमनवेल्थ नेशंस की बात करते हो तो इसमें कंट्रीज आती हैं जिन्हें ब्रिटिशर्स ने कभी ना कभी अपना कह सकते हो कि अपने अधीन रखा हो या फिर अपनी कॉलोनीज एस्टेब्लिश की हो. सो वो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का पार्ट है और बनाए जाते हैं. उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, दीज रेस्ट्रिक्शंस मेंटेन ग्लोबल ऑर्डर. सो बिकॉज ये लिमिटेशंस भी बहुत जरूरी है, बिकॉज ऐसा तो होगा कि हम भी वेपन बनाएंगे और कंट्री भी वेपन बनाएंगी, जरा सी भी कुछ भी झगड़ा होता है तो फिर हम न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकते हैं. सो इससे ग्लोबल ऑर्डर डिसरप्ट होगा. और उसके अलावा जितनी भी हार्मनी है कंट्रीज में, ट्रेड्स के लिए हार्मनी है, इकोनॉमी बहुत ज्यादा सफर करेगी. तो इसकी वजह से ग्लोबल ऑर्डर को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, एंड दीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम बात करते हैं सोशलिस्ट, सो दैट सोशलिस्ट वर्ड इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसका मतलब है समाजवाद. सो फॉर जितने भी, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की जितनी भी पॉलिसीज हैं वो समाजवाद के ऊपर आधारित है. जितनी भी पॉलिसीज बनेंगी, इंडियन गवर्नमेंट जो भी नई पॉलिसीज बनाएगी तो इंडिया के लोगों को ध्यान में रख के ही बनाएगी. सपोज आप पॉवर्टी एलिवेशन की बात करते हो और जीरो हंगर की बात करते हैं, जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसको लेके जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं, वाटर सैनिटेशन को लेके, एंड लाइफ ऑन अर्थ, लाइफ ऑन लैंड. सो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी के बेसिस पे ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर जैसे इंडिया की बात करते हैं, इंडिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री. तो जितनी भी समाजवाद को लेके जितनी भी पॉलिसीज बनाई जाती है तो इंडियन गवर्नमेंट कोशिश करती है कि अपने भारत के लोगों के लिए एक अच्छी पॉलिसी बनाए और एक अच्छा कानून बनाने की कोशिश करती है. अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ वी टॉक अबाउट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, वर्ड सोशलिस्ट एडेड. सो सोशलिस्ट भी इसी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ था. एंड अगर आप जानते हो डीपीएसपी, बिकॉज जो डीपीएसपी का थीम है, कोई भी स्टेट होगा, स्टेट का मतलब कंट्री से भी है और स्टेट का मतलब जो भी यूनियन ऑफ स्टेट्स है. तो अगर कोई भी कानून बनता है किसी भी स्टेट में या फिर किसी भी कंट्री में, तो वो यहाँ पे हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, बट मैं जो भी डीपीएसपी का जो मेन थीम है उसके बारे में बात कर रही हूँ. तो उसके लिए कि सोशलिस्ट अप्रोच डेवलप करनी होगी कि समाजवाद के लिए. तो इंडिया में भी डीपीएसपी के जितने भी प्रोविजंस हैं, और ये स्टेट को कमांड करती है कि जितनी भी आप पॉलिसीज बनाएं, आपको लोगों को ध्यान में रख के और समाजवाद को ध्यान में रख के ही जितनी भी पॉलिसीज हैं वो बनानी है. And it has mentioned that India is not completely socialist.
सो बिकॉज उस अगर हम बात करते हैं, बिकॉज इंडिया कम्प्लीटली सोशलिस्ट नहीं है। अगर 1992 से पहले की बात करते हैं तो आप कह सकते थे कि हाँ, काफी हद तक इंडिया सोशलिस्ट कंट्री थी, बट 1992 के बाद जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, सो उसके बाद से जो थीम थी इट हैज बीन चेंज अ बिट। एंड अगर हम बात करते हैं सोशलिस्ट की, तो सोशलिस्ट का मतलब है कि जो कंट्री है, जो अगर इंडिया की बात करते हो, इंडिया है वो किसी भी जो बिजनेस एक्टिविटीज है उसमें एज सच उस एक्सटेंसिवली इंटरफेयर नहीं करेगा। लिबरलाइजेशन में सो डू नॉट इंटरफेयर इन द बिजनेस एक्टिविटीज में कि आप ऐसा जैसे प्राइवेट सेक्टर की अपनी पॉलिसीज होती हैं, वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर वर्क करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी पर वर्क करते हैं। अगर प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं उसमें कंपटीशन ज्यादा होता है, रेवेन्यू जनरेशन ज्यादा होता है। बट अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर या फिर पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं, इट इज मोर ओवर फॉर द सर्विंग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। इट इज नॉट लाइक बिकॉज थीम कुछ पार्शली चेंज होती है, बट अगर ओवरऑल पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं तो वो सोशलिस्ट थीम को फॉलो करता है कि लोगों का भला करने के लिए जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं उसको फॉलो करता है। अगर हम बात करते हैं, जैसे स्टार्टिंग की बात करते हैं 1955 से, जब से एडॉप्शन हुआ था, जो भी कांग्रेस पार्टी अडॉप्टेड रेजोल्यूशन इन 1955 सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। तो जितने भी काम हो सोसाइटी के लिए हो, एंड इंडियन ब्रांड सोशलिज्म इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, कि यहाँ पे जो भी प्रजा है उसके वो चूज करेगा कि क्या सही है क्या गलत। उसके बाद डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब है कि स्टेट सोशलिज्म हो, जितने भी समाजवाद के लिए कार्य किए जाएं स्टेट में, एंड नॉट अ कम्युनलिस्टिक, क्योंकि किसी कम्युनल थीम को कभी भी इंडियन स्टेट बढ़ावा नहीं देता है। सो दैट वाज द थीम दैट स्टेट इज सोशलिज्म, सो दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। उसके अलावा हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को जो बिलीव है उसमें बात करते हैं, तो इट इज लाइक अ मिक्स्ड इकोनॉमी, और इट बिलीव्स इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप और को एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ ऑफ द साइड्स। बिकॉज इंडिया में बात करते हैं तो पब्लिक और प्राइवेट दोनों की पार्टनरशिप कह सकते हो, या फिर दोनों ही टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट करती है इंडियन इकोनॉमी में, एंड दे आर सपोर्टिंग द इंडियन इकोनॉमी इन अ गुड मैनर। अपार्ट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट सेड द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एम्स टू एंड प्रॉपर्टी इग्नोरेंस एंड डिजीजेस एंड इनइक्वालिटी ऑफ द प्रॉपर्टी। सो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का जो एम है, जैसे किसी के पास 5,000 बीघा या 5,000 हेक्टेयर लैंड है और एक लैंडलेस लेबर है, उसकी वजह से जो भी लैंड रिफॉर्म्स आए थे और राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा के और उसके लीगल राइट बना दिया था। तो ये सारी चीजें जो आप कह सकते हो कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की वजह से चेंजेस हुई हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, देयर इज अ नोट विच आई हैव मेंशन्ड हियर, तो जब भी आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाए तो आप खुद से बनाएं। मैं हमेशा हर वीडियो में ये चीज सजेस्ट करती हूँ, बिकॉज मैं अगर आपको अपने नोट्स दिखाऊंगी तो मैंने हर सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए, बुक है मेरे पास हर सब्जेक्ट की, लेकिन इसकी वजह से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा क्लिक करते हैं जो भी आपका आंसर्स हैं। तो इसीलिए I always suggest you to prepare your own notes by your own handwriting. PDF से भी ठीक से पढ़ाई नहीं होती है, तो आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि बहुत बड़े और डिटेल नोट्स ना बनाएं, बट हैंड रिटन आपके शॉर्ट नोट्स होना बहुत जरूरी है। बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि समटाइम्स आपका लैपटॉप काम नहीं कर रहा है, फोन में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और आपको रिवीजन करना है, तो एटलीस्ट आपके पास कुछ होना चाहिए। बिकॉज इट हैज हैपेंड कि मेरा एक बार मेरा लैपटॉप ब्रोक हो चुका है एंड इट ब्रोक डाउन। उसके बाद उसमें से जो भी डेटा था वो मैं यूज नहीं कर पाई, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा एक एवरनोट एप्लीकेशन आती है, आप उसमें भी अपना डिजिटल डेटा लाइक बना सकते हो सब्जेक्ट वाइज, और उसको अपने मोबाइल से आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, बिकॉज वो पूरा ऑनलाइन है। बट उसके लिए आपको लैपटॉप की जरूरत हमेशा पड़ेगी, बिकॉज आपको कॉपी पेस्ट करके और उसके बाद ही आपको अपना जो है नोट्स बनाने पड़ेंगे डिजिटल फॉर्मेट में।
सो हियर आप बात कर सकते हो, देयर इज अ नोट, इंडियन सोशलिज्म इज अ ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म, बिकॉज मार्क्सिज्म के बारे में बात करते हैं, ही वॉज टॉकिंग अबाउट लर्निंग हेविली टुवर्ड्स गांधीज्म सोशलिज्म, बिकॉज अगर सोशलिज्म की बात करते हो कि सोशलिज्म होना तो चाहिए, बट जो मार्क्सिस्ट थे या फिर आप कह सकते हो कार्ल मार्क्स थे, उनका मोरोवर ही वॉज एक्चुअली अगेंस्ट द कैपिटलिज्म के अगेंस्ट थे उन्होंने, क्योंकि काफी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन झेला है उसकी वजह से। अगर गांधीज्म की बात करते हैं, बिकॉज ये अपने आप में गांधी जी की जो आइडियोलॉजी है वो अपने आप में एक बहुत वास्ट आइडियोलॉजी है कि आपको सेल्फ रिलायंट होना चाहिए और जो भी हम कार्य करते हैं तो वो लोगों की भलाई के लिए होनी चाहिए। सो दैट इज द मेन थीम। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991 में, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आया था, एंड इट इज लाइक हाउएवर डाइल्यूटेड द सोशलिस्ट क्रेडेंस ऑफ द इंडियन स्टेट। और उसके अलावा जो तब से ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन की वजह से जितने भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हुए इंडिया में वो काफी बेनिफिशियल भी थे, दो उसके कुछ बैड इम्पैक्ट्स भी थे, बट बेनिफिट ज्यादा हैं, इसीलिए जितने भी बैड इम्पैक्ट्स थे हम उसको इग्नोर कर देते हैं हमेशा। उसके अलावा हम सेक्युलर की बात करते हैं। सो द सेक्युलर कैरेक्टर और सेक्युलर वर्ड विच मीन्स, सेक्युलर का मतलब जैसे अगर आप रिलीजन की बात करते हो, जो लाइक एंशिएंट टाइम में होता था कि जैसे मंदिरों में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था। सो रिलीजन के बेसिस पे आप कह सकते हो कि उस टाइम पे जितने भी लाइक अपर ग्रेड सेक्शंस थे, दे वर जस्ट एक्सप्लॉइटिंग द downtrodden section, and those untouchables were not allowed in the temple premises। उसकी वजह से जितने भी काफी सारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जितने भी जो भी रिवॉल्यूशंस थे और रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज थी उसको कह सकते हो कि उसको आगे बढ़ाया था, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की थी। और उसके अलावा गांधी जी ने भी अनटचेबिलिटी को मिटाने के लिए बहुत कोशिश की। सिमिलरली लाइक स्वामी विवेकानंदा और जितने भी लाइक ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन सब ने ही जितनी भी बैड हैबिट्स थी सोसाइटी की वो मिटाने की कोशिश करी है अपनी तरफ से। सो अगर हम सेक्युलर की बात करते हैं तो सेक्युलर का मतलब होता है भगवान एक है। जैसे पहले क्या होता था कि जो मंदिर में पुजारी होते थे, ब्राह्मण्स होते थे, तो वो अनटचेबल्स को मंदिर में एंट्री नहीं करने देते थे कि आप मंदिर में एंट्री नहीं कर सकते हो, आप अछूत हो। लेकिन सेक्युलर वर्ड है वो अपने आप में ही शो करता है कि भगवान पर सब लोगों का अधिकार है, भगवान सबके लिए है। और जितनी भी आप कह सकते हो कि प्रॉपर्टीज हैं, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सो वो किसी को रेस्ट्रिक्ट नहीं करता, आप उसमें इजीली जा सकते हो। सिमिलरली अगर आप रिलीजन से बात करो तो रिलीजन से लोग सेक्युलर हुए, सेक्युलर से सेक्युलरिज्म का फॉर्मेशन हुआ। जैसे धर्म से धर्म निरपेक्षता की ओर बढ़ रहा है सोसाइटी, एंड दैट इज लाइक टू कन्वर्ट फ्रॉम द रिलीजन टू द सेक्युलरिज्म। सो बिकॉज एक पर्टिकुलर रिलीजन से आप सेक्युलर हुए कि सबके लिए भगवान एक है, क्योंकि रिलीजन में आप कहते हो कि मेरा भगवान या फिर मेरा अल्लाह ज्यादा अच्छा है। बट अगर आप सेक्युलरिज्म की बात करते हो तो इट इज लाइक द पर्सन हु विल गिव द रेस्पेक्ट टू एवरीवन, लाइक बीट एनी रिलीजन, एनी कास्ट और एनी कम्युनिटी। Similarly, it is also added in 42nd Constitutional Amendment Act। So आपको याद रखना है कि सेक्युलर वर्ड एंड सो ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही जुड़ा था। एंड स्टेट ये शो करता है कि स्टेट हैज नो रिलीजन, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, ना ही किसी भी रिलीजन को प्रोपेगेट करता है स्टेट। उसके अलावा स्टेट विल नॉट इंटरफेयर इन एनी रिलीजन, स्टेट किसी भी रिलीजियस एक्टिविटीज में इंटरफेयर नहीं करेगा। उसके अलावा स्टेट विल प्रोटेक्ट योर रिलीजन। सो
स्टेट के लिए सारे धर्म एक समान है के लिए स्टेट हमेशा अवेलेबल है. सो देयर इज अ क्वेश्चन फॉर दैट इज जस्ट ओनली द एग्जांपल बिकॉज इसमें काफी कंफ्यूजन था, इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है. सेक्युलर का मतलब क्या है यहाँ पे. State has no religion, state will not interfere in any religion, state will safeguard the religion and none of the above. So इसका जो बेस्ट appropriate आंसर होगा वो होगा स्टेट हैज नो रिलीजन. इसी में जितने भी, बिकॉज ये एम्ब्रेला आंसर हो गया, इसमें स्टेट ये भी शो करता है कि स्टेट किसी पर्टिकुलर कम्युनिटीज, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को बढ़ावा नहीं देगा या फिर पार्शियल नहीं होगा. वो उसके लिए सारे रिलीजन बराबर हैं और स्टेट ही जितने भी रिलीजन हैं उसके रेस्पेक्ट के लिए या फिर उसके रेस्पेक्ट को सेफ गार्ड करेगा. सिमिलरली अगर हम बात करते हैं रिलीजन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, बिकॉज सबसे पहले सेक्ट आता है, सेक्ट के बाद एक कम्युनिटी बनती है. सेक्ट का मतलब है कि कोई गुरु है. अगर हम बुद्धिज्म की ही बात करते हैं तो महात्मा बुद्ध ने अपने जो 2 शिष्य थे आनंद एंड उपाली, सो आनंद और उपाली को जो अपने जो उद्देश्य दिए थे, और उसके अलावा जब इन्होंने इनके उद्देश्यों को पूरे कंट्री में फैलाना शुरू किया तो एक कम्युनिटी का फॉर्मेशन हुआ. उस कम्युनिटी के फॉर्मेशन से फिर ये पूरे वर्ल्ड वाइड फैलने लगा. सो दैट बिकेम ए रिलीजन. सिमिलरली जैसे सबसे जो कहा जाता है कि द मोस्ट प्रिमिटिव रिलीजन वॉज सनातन धर्म, एंड सनातन सबसे ज्यादा पुराना धर्म है. उसके अलावा बाकी जो रिलीजन्स हैं वो अपने अपने हिसाब से अपनी एग्जिस्टेंस को शो करते हैं. सो लेट्स डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, SR बोमई केस 1994. एंड इन दिस केस सेक्युलरिज्म इसमें शो किया गया था कि सेक्युलरिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड apart from this, the constitution makers wants to establish such a state, and according to this article 25 to 28 जिसमें mention किया fundamental rights. So fundamental rights to freedom of religion and have been included in the constitution, जिसमें कहा जाता है कि हर जो भी रिलीजन है या कम्युनिटी है, कोई भी धर्म जो उनका धर्म है उसको प्रोफेस करने के लिए, प्रोडगेट करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए वो फ्री हैं, और वो फ्री हैं किसी भी रिलीजन को फॉलो करने के लिए. अगर डेमोक्रेटिक की बात करते हैं, लोकतंत्र, सो बहुत बार ऐसा क्वेश्चन होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी. सो डेमोक्रेसी का मतलब एज पर BR अम्बेडकर, बिकॉज ही इज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो उनके अकॉर्डिंग ही हम बात करते हैं. सो 1 person 1 vote and 1 vote equal to 1 value. So this means the democracy, and democracy का मतलब होता है right to vote. आपको वोट देने का अधिकार, और उसके बेसिस पे गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है, उसे डेमोक्रेसी कहा जाता है. एंड राइट टू वोट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. It comes under Article 326, and Article 326 बताता है आपको यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के बारे में, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार. सो अगर हम बात करते हैं 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, जो पहले वोटिंग राइट्स थे या वोट डालने की जो उम्र थी वो 21 साल थी, और 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको 21 साल से घटा के 18 साल कर दिया गया है. तो अभी जो एज है वो 18 साल की उम्र में कोई भी वोट डाल सकता है. उसके अलावा अगर हम आर्टिकल 326 की बात करते हैं, इट हैज मेंशन एवरी मेल और फीमेल हु इज अप टू 18 और मोर देन दैट. सो चाहे मेल हो फीमेल हो, बिकॉज सबसे स्टार्टिंग की अगर हम बात करते हैं एंशियंट टाइम में 80s की, 1800 सेंचुरी या 1700, उस टाइम पे जो फीमेल्स होती थी कहीं पे भी ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनको राइट नहीं था वोट डालने का. तो इसीलिए एक्सप्लिसिटली यहाँ पे मेंशन किया गया है, एवरी मेल और फीमेल हु इज अप टू 18 years और अबव हैव द राइट टू वोट विद इन पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज कॉल्ड यूनिवर्सल सफरेज. सो विद इन पॉलिटिकल बाउंड्री आपको वोट देने का अधिकार होता है, उसे यूनिवर्सल सफरेज कहा जाता है. और अगर इसी में डिलिमिटेशन कमीशन काफी ज्यादा चर्चा में था, तो उसके बारे में बात करते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन है क्या. सो इट डिफाइंस कि इंडियन टेरिटरी में कौन सा जो पर्सन होगा वो कहाँ पे वोट करेगा, ये मेंशन करता है डिलिमिटेशन कमीशन. और डिलिमिटेशन कमीशन का फॉर्मेशन हुआ था 1952 में.
सीमा परित क्षेत्र आयोग गठन कहा जाता है हिंदी में इसको। एंड अगर इसका डिसीजन है जो डिलिमिटेशन कमीशन का, यू कांट अपील इन और यू कैन से इट इज नॉट एनफोर्सेबल एट द इन द कोर्ट ऑफ लॉ। आप इसको कोर्ट में नहीं जा सकते हो इसके डिसीजन के अगेंस्ट। और कोई सी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो भी कौन कहाँ पे वोट देगा, ये सारा जो भी डिसीजन होता है डिलिमिटेशन कमीशन का ही होता है। सो अभी जम्मू एंड कश्मीर का जो इशू है डिलिमिटेशन कमीशन का, वो काफी आई थिंक मोर देन 1 ईयर से भी ज्यादा हो गया उसको चलते हुए। तो लेट्स सी उसका क्या अपडेट आता है। तो दैट इसीलिए ये इस बार इम्पोर्टेंट हो जाता है, मैंने मेंशन किया हुआ है इम्पोर्टेंट। एंड अगर आप बात करते हो नेशनल वोटर्स डे की, तो 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। एंड इंडिया में अगर हम बात करते हो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। सो डेमोक्रेसी के बारे में हम बात करते हैं तो डेमोक्रेसी इज ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। सो डायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे आपने सुना होगा प्लेबिसाइट, रेफरेंडम, तो इस टाइप से डायरेक्ट डेमोक्रेसी आती है। और इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। सो इंडिया के द्वारा जो प्रतिनिधि होते हैं वो चुने जाते हैं और उसके बाद जो भी प्रोसीजर्स होते हैं राज्यसभा और विधानसभा में, तो उसके प्रोसीजर के बेसिस पे ही आगे सदस्य चुने जाते हैं और भेजा जाता है उनको, इसीलिए से इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। अगर हम बात करते हैं इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। सो विच आई हैव मेंशन्ड हियर इन अ सिंगल लाइन, द पीपल एक्सरसाइज देयर सुप्रीम पावर डायरेक्टली। एंड 4 टाइप्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, जैसे रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट। उसके अलावा डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो भी डिटेल्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। सो इट द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल एक्सरसाइज द सुप्रीम पावर, इट कैरीज गवर्नमेंट एंड मेक द लॉज। सो इसके लिए जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं। जो भी कानून होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, बट उसका कंसेंट लिया जाता है उस कंट्री के सिटीजन्स के द्वारा। दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी ऑल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। एंड इट इज ऑल्सो 2 टाइप्स, पार्लियामेंट्री जैसे इंडिया में है, और अगर प्रेसिडेंशियल बोलते हैं तो दैट इज इन USA।